हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी लवर्स की पाठशाला में। दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये त्यौहार आपके जीवन को रोशनी और खुशियों तथा समृद्धि से भर दे। और इस वीडियो को आप जिस पर्पस से देख रहे हैं दोस्तों, वो पर्पस आपका पूरा हो जाए। मे गॉड प्रॉस्पर यू इन लाइफ। तो अब अपनी वीडियो की हम बात करेंगे टीजीटी 2003 क्वेश्चन पेपर और लिटरेचर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। जैसा कि 2001 से और 2020 तक का हमने एक बीड़ा उठाया है कि आपको प्रत्येक ईयर का क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। तो किसी क्वेश्चन पेपर को हम एक ही वीडियो में सोल्व कर रहे हैं और किसी के हम जो है 2 पार्ट बनाकर सोल्व कर रहे हैं। तो इस वीडियो का ये सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और इसमें हम 21 से आगे जो भी हमारे बचे हुए क्वेश्चंस हैं हम उनको शेयर करने जा रहे हैं। और आज की वीडियो का हमारा पहला और ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 21 आपका होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो दोस्तों, ये वर्ड्स होंगे टॉकिंग टू वन सेल्फ, अपने आप से बात करना। तो इट इज़ आ सोलिलोक्वी। और दोस्तों, सोलिलोक्वी होता है जैसे आप कोई सीरियल या मूवी वगैरह देखते हैं तो जब कोई करेक्टर उसमें एक अपने मन में कुछ विचार करता है, थॉट्स लाता है, तो वो जो है जो स्टेज पे खड़े हुए व्यक्ति होते हैं वो उसको नहीं सुन पाते, लेकिन जो हम उस मूवी को या उस सीरियल को देख रहे हैं तो उसको हम सुन पाते हैं। नहीं, उसके जो अंतर मन में विचार चलते हैं उसको हम सोलिलोक्वी बोलते हैं। और दोस्तों, सोलिलोक्वी का जो प्रयोग है वो जो करैक्टर होता है उसके माइंड पर एक एडिशनल प्रकाश डालने के लिए किया जाता है, जो फोकस अधिक उस पर हो। क्वेश्चन नंबर 22, ए सोनेट कंसिस्ट्स ऑफ। दोस्तों, सोनेट में होती हैं ओवरऑल कितनी पंक्तियाँ? 80 लाइन्स, 40 लाइन्स, 20 लाइन्स एंड 12 लाइन। तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चंस मैं इसको मानता हूँ अब कि सोनेट के अंदर होती हैं 14 लाइन। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी जिस पर 3 लिखा हुआ है वो आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों, सोनेट का जो इन्वेंट किया था वो किया था जियाकोमी डी लैंटेनी ने, और उन्होंने जो ओवरऑल सोनेट था उसका इन्वेंट किया था। और यदि इसको जो है हम इंग्लिश सोनेट की बात करेंगे तो जो इंग्लिश सोनेट का जो आविष्कार किया था दोस्तों थॉमस विट ने किया था, और उन्होंने जो है पेट्रार्कन या जो मिल्टॉनिक सोनेट थी उसको जो है अडॉप्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट इज सिजूरा इन पोएट्री। दोस्तों, पोएट्री में सिजूरा क्या होता है? ए लाइन कंटेनिंग कॉन्सोनेंट्स, स्प्रंग राइदम, ए पोज इंडिकेटेड बाय ए कॉमा, नन ऑफ दीज। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ए पोज इंडिकेटेड बाय ए कॉमा। यानी एक छोटा सा ब्रेक जो हम लेते हैं अपनी लाइन में उसको हम सिजूरा इंग्लिश लिटरेचर में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 होगा, रोमांटिसिज्म इज बेसिकली ए मूवमेंट दैट रिएक्टेड अगेंस्ट वेरियस एस्पेक्ट्स इन फिलॉसफी। द रोमांटिसिज्म रिएक्टेड अगेंस्ट। तो लाइंस को पढ़िए और बताइए कि क्या आपका आंसर हो जाएगा। द रेशनलिज्म ऑफ इंग्लिश 18th सेंचुरी, द व्यू ऑफ फिजिकल वर्ल्ड डोमिनेटेड साइंस, द थ्योरीज ऑफ जॉन लॉक, ऑल दोज अबव। तो फ्रेंड्स, आपका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर 1, द रेशनलिज्म ऑफ द 18th सेंचुरी। A dash dash is a small descriptive poem in which the machinery and conventions of epic proper are used in the treatment of previous theme. So what will be the fill up for the blank place? Dramatic monologue, ballad, mock epic और none of these। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका mock epic। इससे आप फाइंड कर सकते हैं मशीनरी एंड कन्वेंशन जहाँ पर आएगा। दोस्तों, जो मशीनरी बोलते हैं यांत्रिक, और अगर बात करें सुपर नेचुरल पावर्स का जो स्पेशली यूज़ किया जाता है वो मोक एपिक के अंतर्गत किया जाता है। चलिए 26 को देखेंगे। द करेक्ट टर्म फॉर
ए पर्सन ऑफ ए मटेरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर इज, यानी कि एक पर्सन जो मटेरियल आउटलुक दर्शाता है और कल्चर के प्रति जो है इनडिफरेंट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो डिफरेंस ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा बारबरस। 27 हु चेंज हिज और हर रिलीजन सम ईयर्स एगो, यानी ये क्वेश्चन आपका होगा कि वह कौन सा पोइट या पोइटिस थी जिसने कुछ वर्ष पहले अपना रिलीजन जो है चेंज कर लिया था। तो बात करें 2003 की, तो क्योंकि 2003 में क्वेश्चन आया इस तरह से, तो उससे पहले ही कुछ साल पहले उन्होंने अपने रिलीजन को चेंज किया होगा। तो इज दिस मिस्टर एम.आर. आनंद बोले तो मुल्कराज आनंद, कमला दास, नजीम एजकिल और नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर 2 कमला दास विल बी करेक्ट आंसर। दोस्तों कमला दास एक इंडियन पोइट थी और उन्होंने जो है अपना रिलीजन को चेंज कर लिया था और उसके बाद उन्होंने इस्लाम रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा शायद टाइपिंग मिस्टेक है, बट चलिए देखते हैं। जो फॉलोइंग लाइंस लिखी हुई है, ही फाउंड इंग्लिश ए डायलैक्ट एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज, ये दोस्तों किसने कहा है और किसके बारे में कहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन यही होगा कि ये लाइंस किसको रेफर है। तो शेक्सपियर को, मिल्टन को, चौसर को और टी.एस. इलियट को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जाएगा जॉफ्री चौसर। ये लाइन डेडिकेटेड होंगी जॉफ्री चौसर को और दोस्तों ये लॉवेल के द्वारा बोली गई हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 होगा अर्नोल्ड रोट, अर्नोल्ड ने लिखा विद हिम इज बॉर्न आवर रियल द वर्ल्ड हिम रेफर्स टू, यानी विद हिम इज बॉर्न यानी उसके साथ में जन्म है और रियल द वर्ल्ड, यानी तो ये लाइंस जो बोली गई हैं किस लिए बोली गई, किसको रेफर्स है ये? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जॉन मिल्टन, ऑप्शन नंबर 2 विलियम शेक्सपियर और ऑप्शन नंबर 3 विलियम वर्ड्सवर्थ और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ देम। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ देम। ये वर्ड दोस्तों रेफर्स किए गए हैं जॉफ्री चौसर को, तो ध्यान रखना, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो नन ऑफ देम आ जाएगा। 30 क्वेश्चन नंबर, गीतांजलि इन इंग्लिश वाज पब्लिश्ड इन, देखिए गीतांजलि इंग्लिश में पब्लिश हुई थी 1911 में, 1913 में, 1912 में और 1914 में। डियर फ्रेंड्स, गीतांजलि जो फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिश हुई थी 1911 में हुई थी बंगाली भाषा में या बांग्ला लैंग्वेज में हम बोले तो। उसके बाद में 1912 में दोस्तों उसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। एक चीज़ और यहाँ से बताएंगे, तो इसको जो है नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में। तो ये पॉइंट भी आप इसके साथ साथ याद रखेंगे। हु सेट द स्टाइल फॉर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज, दोस्तों मॉडर्न इंग्लिश प्रोज का जो स्टाइल होगा वो किसके द्वारा सेट किया गया? तो आंसर होगा जोनाथन स्विफ्ट। दोस्तों द स्टाइल ऑफ मॉडर्न प्रोज वाज सेट बाय जोनाथन स्विफ्ट। अगर ये कहें कि वो एक ग्रेटेस्ट प्रोज सेटारिस्ट थे 18th सेंचुरी के, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। उनके कुछ फेमस वर्क होंगे, ए टेल ऑफ टब, गुलिवर्स ट्रेवल्स, बहुत सारे हैं दोस्तों। ही मेड ए गुड कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश प्रोज, यानी इंग्लिश प्रोज को डेवलपमेंट करने में उन्होंने जो है एक बहुत ही अच्छा जो है कंट्रीब्यूशन दिया था। इलियाड वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, दोस्तों इलियाड को जो पहली बार इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था वो किया गया था अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 के पहले इस पे 2 ये कुछ गड़बड़ होगी दोस्तों, सॉफ्टवेयर मिस्टेक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ओवरऑल पैलेस 3। ठीक। इन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरनेस, दोस्तों उन्होंने कहा है मिल्टन में जो एक अपीयरनेस दिखाई देती है तो ऑफ एफर्ट्स इन शेक्सपियर, एफर्ट्स के मामले में शेक्सपियर की स्केरसली एनी दिस रिमार्क हैज़ बीन मेड बाई, तो जो रिमार्क है दोस्तों ये किसके द्वारा बोला गया है? तो
थॉमस हार्डी, नजीम एस्किल, विलियम हेजलिट और मैथ्यू अर्नोल्ड। तो यहाँ पर जो दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मैथ्यू अर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 34, हु पजेसेस द नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ वर्ड्सवर्थ, द फैंटेसी ऑफ कॉलेज, द मेलोडी ऑफ कीट्स एंड शेले, द नरेटिव इगर ऑफ स्कॉट। यानी ये इगर होगा, यहाँ पर विगर होगा, उत्साह। तो ये सारी क्वालिटी किस पोइट्स के अंदर थी? तो वो होंगे आपके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। 35, a savage place as holy and enchanted as over beneath a waning moon was haunted by women wailing for demon over। तो डेमन लवर के लिए वेलिंग करती वुमेन। तो दोस्तों ये जो उपरोक्त पंक्ति कहाँ से ली गई हैं? तो ये दर्शाती है दोस्तों कॉलेज के सुपर नेचुरल एलिमेंट को। और ये जो लाइन्स है दोस्तों ये ली गई हैं उनका जो एक फेमस वर्क होगा, फेमस पोएम होगी, कुबला खान से ली गई हैं। और ये जो है एक प्रकाश डालती हैं जो कॉलेज का जो एक स्टाइल था सुपर नेचुरल पावर्स को यूज़ करने का, जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते थे ये उनको जो है एक तरीके से लाइट उन पर डालती है। 36 होगा, रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म आर द मेन फीचर्स ऑफ। रोमांटिसिज्म और आइडियलिज्म जो है वो मुख्य जो फीचर्स होंगे वो होंगे रोमांटिक लिटरेचर, विक्टोरियन लिटरेचर, एलिजाबेथन लिटरेचर और अगस्टन लिटरेचर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, एलिजाबेथन लिटरेचर विल बी करेक्ट आंसर। 37, रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोइट्स क्रिएशन डू यू फाइंड इन दीज लाइन्स। दोस्तों इन पंक्तियों में आप पोइट्स के किस क्रिएशन को फाइंड करते हैं? तो यहाँ पर हम लाइन लिखनी शायद भूल गए हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ हम चलते हैं। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। दोस्तों लेट नॉट एम्बिशन मोक दियर यूजफुल टॉय। तो इनमें जो पंक्तियाँ दोस्तों होंगी, इन पंक्ति में कौन सा जो है फिगर्स ऑफ स्पीच आपका होगा? ऑप्शन नंबर 1 पर्सोनिफिकेशन विल बी करेक्ट आंसर। दोस्तों यहाँ पर जो है जो एम्बिशन है उसको पर्सोनिफाइड किया गया है। 39 होगा द फिगर्स ऑफ स्पीच विच कंसिस्ट इन द यूज ऑफ वर्ड्स विच सजेस्ट द सेंस बाय देयर साउंड इट इज कॉल्ड। तो जब साउंड के द्वारा कोई भी सजेशन दिया जाता है तो वहां पर आपका ओनोमेटोपिया होता है। इवन दस लास्ट नाइट एंड नाउ नाइट मोर आई ले एंड कुड विन दी स्लीप बाई एंड स्टेल्थ। तो उपरोक्त पंक्तियों में दोस्तों कौन सा आपका फिगर्स ऑफ स्पीच होगा? आई होप कि आपने अपना आंसर जज किया होगा। तो दोस्तों यहां पर जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 की बात करेंगे तो एपोस्ट्रोफ। देखिए एपोस्ट्रोफ में जो है डेड और एब्सेंट जो थिंग्स होती हैं उनको दर्शाया जाता है। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में ना आए कि कहना क्या चाह रहा, तो जहाँ पर हमारी पंक्ति में बार बार कॉमा या कहीं भी एपोस्ट्रोफ का मार्क आपको नजर आता है तो वहाँ पर आपका एपोस्ट्रोफ अलंकार या एपोस्ट्रोफ फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। 42 की बात करेंगे। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइटी येट। तो अभी बताया था जहाँ पर कॉमा या एपोस्ट्रोफ का मार्क आएगा तो वहाँ जो आपका फिगर्स ऑफ स्पीच हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एपोस्ट्रोफ। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा क्योंकि एपोस्ट्रोफ यहाँ पर नहीं दिया गया है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड एपोस्ट्रोफ। तो फिर से वही बार बार रिपीटेशन हो रहा एक ही फिगर्स ऑफ स्पीच का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ओ सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म्स विल बी करेक्ट आंसर।
Question number 44, and today's video's last question will be the figures of speech in which we describe intelligence and personality to inanimated things is known as। तो जहाँ पर जो है हम डिस्क्राइब करते हैं इंटेलिजेंस को, पर्सनैलिटी को और इनएनिमेटेड थिंग्स को, वो जाना जाता है मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और नन ऑफ तेज। ऑप्शन नंबर 3 गायब है, तो इन्हीं में से आपको अपना जो आंसर है वो फाइंड करना होगा। तो आई होप कि आपने अपना आंसर जज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर सही हो जाएगा। और दोस्तों, जब लाइफलेस थिंग्स को जो है लिविंग थिंग्स की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है तो वहाँ पर आपका पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे नेचर माइट स्टैंड अप एंड से टू ऑल द वर्ल्ड दिस वाज ए मैन। तो ये कुछ एग्जाम्पल होंगे, जैसे कि रिवेंज इज ए वाइल्ड जस्टिस, तो ये नहीं होगा।